नमस्कार दोस्तों, एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा क्लास का डिस्कशन है रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी सेटलमेंट। तो पिछले क्लास में हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस किया था और यहाँ पे हम जानेंगे कि साइंटिफिक एक एनालिसिस हम करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट और रायतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या बेसिकली डिफरेंस था और कौन सा सिस्टम साइंटिफिकली वॉज बेटर कंपेयर टू दिस ऑल दिस सिस्टम्स। तो देखिए दोस्तों, the first system that was established was in Bengal by Cornwallis, that was permanent settlement. ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। The second system that was established was the Rayatwadi system, Rayatwadi settlement, which was established in the southern parts of India. In the southern parts of India में रायतवाड़ी एस्टेब्लिश किया गया था। Now the man behind this Rayatwadi settlement was Thomas Munro, और थॉमस मुनरो was very critical about Cornwallis. कॉर्नवालिस मीन्स कॉर्नवालिस इज परमानेंट सेटलमेंट। तो मुनरो का जो क्रिटिसिज्म था बेसिकली कॉर्नवालिस का या उनका परमानेंट सेटलमेंट का, वो बेसिकली इसमें ये था कि ड्यू टू परमानेंट नेचर ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम इन द जमींदारी सिस्टम देयर इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में ना प्रोडक्शन हमेशा सेम नहीं रहता है, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे कि विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज किसी भी जमीन में आज के टाइम पे भी मान के चलिए, जिस जमीन पे 50 साल पहले जो प्रोडक्शन लेवल था या जो प्रोडक्टिविटी था, आज के टाइम पे उस जमीन के प्रोडक्टिविटी बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा। ठीक है ना। ये दिस हैपेंस with the advancement of technology, with the use of different high yield variety seeds and irrigation facilities and everything. लेकिन अंडर जमींदारी सिस्टम क्योंकि ये रेवेन्यू अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है परमानेंटली, तो यहाँ पे जो there is the scope of the increase in the revenue is totally lost. तो मतलब अब उस जमीन पे प्रोडक्शन कितना भी बढ़े, ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका कोई मुनाफा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जमींदार से वही फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू ही मिलेगा। ठीक है। दिस वाज हिज फर्स्ट क्रिटिसिज्म। एंड द सेकंड क्रिटिसिज्म इज दैट कि देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में भी जो रेवेन्यू अमाउंट फिक्स किया गया था दैट वाज बेस्ड अपॉन, दैट वाज फिक्स्ड इन कैश, कैश में सबमिट करना होगा। ठीक है ना। अब होता ये है कि किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कैश की जो वैल्यू है, वो कैश की वैल्यू एक्चुअली डाउन होता है, कम होने लगता है। ठीक है ना। तो किसी भी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होगा और वो जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया है, तो फिर इन्फ्लेशन के वजह से भी देयर विल बी अ रेवेन्यू लॉस। तो मान के चलिए 1793 में मान लेते हैं कि किसी भी जमीन पे, किसी एक जमीन पे रेवेन्यू अमाउंट फिक्स किया गया था 1000 रुपए, 1000 रुपीज। तो 1793 में 1000 रुपए का काफी वैल्यू था। लेकिन 100 साल बाद 1893 में उस जमीन पे सरकार को तो मिलेगा, कंपनी को तो मिलेगा 1000 रुपए, लेकिन 100 साल बाद उस 1000 रुपए की जो वैल्यू है वो काफी कम हो गया होगा। तो इससे भी सरकार को या फिर कंपनी को देयर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यू। दिस वाज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मुनरो ऑफ कॉर्नवालिस, और इसी बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया था रायतवाड़ी सेटलमेंट। तो अब देखिए, रायतवाड़ी सेटलमेंट की जो मेन फीचर्स है वो कुछ ऐसा है। नंबर 1 इज द प्रेजेंस ऑफ रायत। रायत कौन होता है? रायत वो होते हैं जिनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग होता है एंड ही इज द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है ना। तो इन अ रायतवाड़ी सिस्टम द सिस्टम इज अ टू टायर सिस्टम, मतलब देयर इज कंपनी एंड बिलो द कंपनी देयर इज रायत। तो यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन या कोई भी जमींदार नहीं है। तो रायत से द रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी डायरेक्टली। ठीक है ना। देयर विल बी डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन, और जब डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करेगा कंपनी, तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारे टैक्स कलेक्टर अपॉइंट करना होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन एक्सपेंडिचर फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन एज वेल, बिकॉज जो टैक्स कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा उनको सैलरी भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो लैंड सर्वे होगा, द लैंड सर्वे एंड द असेसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी विल बी कंडक्टेड रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल एवरी 2 to 3 years। मतलब किसी भी जमीन पे जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, उसके लैंड रेवेन्यू की जो अमाउंट फिक्स्ड होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो देर इज ए चांस और देर इज स्कोप फॉर इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है ना। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 50 to 60% ऑफ द एसेस वैल्यू, लास्ट एसेस वैल्यू। मतलब 2-3 साल पहले जो एसेस वैल्यू किया गया था वो 2-3 साल के लिए होगा। फिर से जब एसेस किया जाएगा उसमें जो प्रोडक्टिविटी वैल्यू निकलेगा उसके 50 to 60% फिर से नेक्स्ट 2-3 साल के लिए होगा। ठीक है ना।
और देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द रेवेन्यू अमाउंट एज वेल, मतलब ये जो 50 to 60% फिक्स किया गया था, इसको भी अकॉर्डिंग टू सर्क्यूमस्टेंसेस बढ़ाया या कमाया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर एनी हार्ड सिचुएशन और फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशंस। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है, देखिए साइंटिफिकली आप सोचोगे ना तो रातवाड़ी सेटलमेंट वाज बेटर देन परमानेंट सेटलमेंट, राइट। लेकिन अगर हम ऑन इन प्रैक्टिस हमारा एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि द पीजेंट्स और द कल्टिवेटर्स इन द साउदर्न इंडिया, their condition was no better than the cultivators in the eastern part of India. Both the cultivators in both these places were equally poor, or famine had started to visit in both the places. ठीक है, इसका रीजन ये था कि ये जो लैंड रेवेन्यू अमाउंट जो फिक्स किया गया था दैट वाज क्वाइट हाई, वेरी हाई। इसके वजह से जो कल्टिवेटर्स होते थे उनके पास बस सब्सिस्टेंस ही बचता था। सब्सिस्टेंस मतलब उसको पेट चलाने के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही बचता था, उनको सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता था। और किसी भी फैमिली इमरजेंसी के सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ता था, दे हैड टू गो टू द मनी लेंडर्स, महाजन जिसको बोला जाता है, और मनी लेंडर्स को अपने जमीन गिरवी रख करके, मतलब कि मॉर्गेज रख करके उनको लोन मिलता था। नाउ वंस अ पर्सन फॉल्स इन द ट्रैप ऑफ मनी लेंडर, ही रिमेन्स इन द ट्रैप जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि वो इस जनरेशन में तो कभी वो फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, और वो अगर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है दे विल ऑल्सो रिमेन इन द ट्रैप ऑफ दिस मनी लेंडर, और इसी से जन्म लेता है बॉन्डेड लेबर की। तो देखिए इंडिया में बॉन्डेड लेबर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाद में चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ही बनाया गया था इस बॉन्डेड लेबर या एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी को एबोलिश करने के लिए, दैट इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी को एबोलिश किया गया था, जिसमें बॉन्डेड लेबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, राइट। सो इसके भी नेगेटिव, इसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कुछ मतलब बहुत ही हाईली एक्सप्लॉइटेटिव ही था। अब देखिए द लास्ट पॉलिसी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड वाज इन द सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज महलवाड़ी सेटलमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैकेंजी प्लान। हाउएवर द मैन बिहाइंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेटलमेंट इज थॉमसन। तो इस सेटलमेंट में या इस पॉलिसी में क्या किया गया, देयर यहाँ पे बोला गया कि देयर विल बी महल। अब महल मतलब क्या है, अगर एक विलेज है, अगर एक बड़ा विलेज है तो एक बड़ा विलेज ही एक महल होगा, लेकिन अगर छोटा विलेज है तो 2-3 विलेज को लेकर के एक महल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। नाउ हर एक महल में एक विलेज हेडमैन होगा, एंड द विलेज हेडमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स इन दीज विलेजेस, ठीक है ना। अब हुआ ये कि यहाँ पे बोला गया कि द एग्रीकल्चरल लैंड इज द विलेज प्रॉपर्टी, वो किसी एक जन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। और ये यहाँ के जो विलेज हेडमैन है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड टू वेरियस कल्टिवेटर्स, ठीक है ना। और जिसको जो जिस कल्टिवेटर्स को जितना लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी हिसाब से वो विलेज हेडमैन ही उनसे कलेक्ट भी करेगा, एंड द विलेज हेडमैन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग दैट रेवेन्यू अमाउंट इन द ब्रिटिश ट्रेजरी। अब कितना अमाउंट फिक्स किया जाएगा, that system was totally similar to रातवाड़ी सेटलमेंट। मतलब लैंड असेसमेंट या लैंड सर्वे किया जाएगा हर 2-3 साल में, और उसी असेसमेंट के बेसिस पे उसके 50 to 60% फिक्स किया जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द महलवाड़ी सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको मन में ये सवाल आ सकता है कि विलेज हेडमैन इतना झमेला लेगा ही क्यों, क्योंकि उनको इसके बदले में तो कोई सैलरी तो मिल नहीं रहा है, तो वो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। वो इसलिए लेगा क्योंकि under this system the village headman becomes highly powerful at least in that महल, और क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल थे जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो कोई भी अच्छे जमीन होगा तो दैट ही विल कीप फॉर हिमसेल्फ, ठीक है ना, और ये पावर उनके हाथ में आ जाता है। तो देखिए यहीं से एक एक कल्चर की जन्म होता है या फिर प्रोग्रेस हो जाता है, दैट इज खाप पंचायत। अब देखिए खाप पंचायत का जो कंसेप्ट है वो एक टाइम पे इंडिया में काफी, अब तो काफी कम हो गया, लेकिन एक टाइम पे इट वाज ए वेरी नेस्टी प्रॉब्लम। तो ये खाप पंचायत के जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसके जो प्रैक्टिसेस है वो ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता था, ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे एरियाज में देखने को मिलता था। और वो किस लिए, क्योंकि यही वो एरिया था जहाँ पे महलवाड़ी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे विलेज हेडमैन या जो पंचायत, जो पंच है, they had become very powerful, और वही एक कल्चर यहाँ पे बन गया था जिसकी जो यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस एज ए कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है ना। अपार्ट फ्रॉम इट
this system was also highly exploitative because of that same reason कि the revenue amount was very high. So this is all about the land revenue policies of the British. Thank you.